अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू विकम साइंस अकेडमी। इंशाल्लाह इस चैनल के थ्रू आपको डिफरेंट साइंस सब्जेक्ट्स की डिटेल इन द फॉर्म ऑफ लेक्चर्स प्रोवाइड की जाएगी। तो सबसे पहले जो सीरीज में स्टार्ट करवाने जा रही हूँ, इट इज़ फ्रॉम बायोलॉजी FSC पार्ट 1 और इंशाल्लाह it will be very beneficial for MTK students especially who needs conceptual plus comprehensive details about topics in a memorizing way. तो अगर आप चाहते हैं कि हर टॉपिक आपको बहुत क्लियरली समझ में आए तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक पूरा देखें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी स्टार्ट अवर फर्स्ट लेक्चर। सो बायोलॉजी FSC पार्ट 1 फर्स्ट लेक्चर इज this is chapter number 1 and this is cell structure and function. Okay. तो स्टूडेंट्स आप लोग फर्स्ट ईयर तक आप लोग पहुंच चुके हैं और यू शुड नो व्हाट इज सेल। आप सबको पता होगा कि सेल क्या होता है। सो आई विल जस्ट गिव यू अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द सेल। अब तक की डेफिनेशन जो आप पढ़ते आए हैं बचपन से, व्हाट इज सेल। सेल के बारे में हमेशा से जो डेफिनेशन आप लोगों को बताई गई है, इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी, हर लिविंग बॉडी, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इट इज सेल। अब इसको हम क्यों स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं? यू शुड नो द इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए कि हम सेल को आखिर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात दैट इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक। It is the building block of every multicellular organism. इसकी मिसाल आप एक दीवार से ले सकते हैं, जैसे एक दीवार ईंटों से मिलकर बनी होती है। इसी तरह हर जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो उसका बिल्डिंग ब्लॉक सेल है। सेकेंड पॉइंट, एवरी न्यू सेल इट अराइज आफ्टर द डिविजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ओल्ड सेल। सो सेकेंड पॉइंट which is important to remember that it arises by division of all cells. Okay. And the third key point to remember that every cell has its own metabolism. हर सेल का अपना मेटाबॉलिक उसके अंदर प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, उसका अपना मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, इट हैज इट्स ओन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। ओके, सो दीज आर द की पॉइंट्स बाय व्हिच वी से दैट सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, तो ये 3 बातें आप लोगों को याद होनी चाहिए। नाउ सेल की जो स्टडी होती है, ठीक है जी, इट इज अ वास्ट फील्ड ऑफ बायोलॉजी जिसमें सेल को स्टडी किया जाता है। यू शुड नो दिस। सो द सेकंड पॉइंट, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। द सेकंड पॉइंट इज व्हाट इज सेल बायोलॉजी। ओके, सो द फील्ड ऑफ बायोलॉजी in which the structure and function of cell is studied, it is called cell biology. Okay. अब cell biology कहाँ से start हुई? The study of cell, from where it began? It began after the discovery of cell. So the third important point to remember is discovery of cell. ठीक है जी, ये हमारा थर्ड पॉइंट है। फ्रॉम वेयर सेल, हाउ लॉन्ग इट इज
that how long is the discovery of the cell. So cell सबसे पहले डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने, ठीक है. It was discovered by a scientist named Robert Hooke. Okay. He discovered cell in a slice of cork. He was examining a slice of cork under this compound microscope. वो माइक्रोस्कोप के अंदर उसने क्या किया कि कॉर्क ट्री की बाहर की जो छाल होती है उसको कॉर्क कहते हैं, उसने उसको लिया and he examined it under his microscope. And what he saw? He saw small compartment-like structures. उस टाइम पे in Latin, small compartments, it was called as cellula. तो वहां से इसने the name cell was originated. He named his dead cell as he named this small compartment as cell. और ये डिस्कवरी हुई 1665 में, ठीक है जी. The dead cell was discovered. ओके, ये तो डिस्कवरी थी डेड सेल की. लिविंग सेल कब डिस्कवर हुआ? Living cell was discovered by another scientist whose name was Antony Van Leeuwenhoek. So another scientist whose name was Antony Van Leeuwenhoek. He examined pond water under his compound microscope. He was examining the pond water, and what he saw, this was some moving and floating creatures, and he named these creatures as animalcules. Okay? He named these creatures as animalcules. And the discovery was happened in 1674. So he examined the floating and living creatures. और बाद में पता चला कि these living creatures were actually protozoa and diptera. यहीं से 1674 से actually माइक्रोबायोलॉजी भी इन्वेंट हुई, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे पहले डिस्कवर हुआ 1674. सो अब तक हम 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर चुके हैं. वेरी फर्स्ट इज व्हाट इज सेल, सेकंड व्हाट इज सेल बायोलॉजी, एंड द थर्ड इज द डिस्कवरी ऑफ सेल. सो इट वाज अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ अ सेल which is very important to remember. Okay. Coming toward another topic. What are the basic techniques which are used in cell biology? Cell के function और उसकी structure को examine करने के लिए what are the basic techniques which are used? So our next topic is techniques. Techniques which are used in cell biology. Very first and very important technique that is used to examine the cell is microscopy. और उसकी इंपॉर्टेंस आपको यहां से पता चल गई होगी कि डिस्कवरी ऑफ सेल में माइक्रोस्कोपी ने कितना इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किया. क्योंकि अगर माइक्रोस्कोप ना होता, ठीक है, तो ये डिस्कवरी ऑफ सेल भी पॉसिबल ना होती. दोनों साइंटिस्ट जो रॉबर्ट हुक थे और एंटनी वैन लीeuwenhoek both have used microscope to examine the cell. So microscopy is the basic technique that is used in examining the cell. Okay. अब माइक्रोस्कोप में जो सबसे कॉमन यूज होती है जी, माइक्रोस्कोप, इट इज कंपाउंड
that is compound light microscope. It is the main microscope that is used to examine the cell. And what you do, it magnifies the size of object, so the cell becomes visible. तो माइक्रोस्कोपी में आपने दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को याद रखना है. एक तो ये कि माइक्रोस्कोप क्या करता है कि वो किसी भी जो ऑब्जेक्ट होता है उसके साइज को एनलार्ज कर देता है. सो दैट क्वालिटी ऑफ माइक्रोस्कोप इट कॉल्ड मैग्निफिकेशन. ओके, मैग्निफिकेशन जितने भी माइक्रोस्कोप्स हैं जी, उनमें सबसे हाईएस्ट क्वालिटी की जो माइक्रोस्कोप है वो 2000 टाइम्स एक इमेज को बड़ा करके दिखाती है. सो द मैग्निफिकेशन दैट कैन बी अटेन्ड using compound light microscope is 2000 times. Another important factor to remember about microscope is the resolving power. Resolving power means that what will be the minimum distance at which microscope will show the two points as different points. यानी अगर डिस्टेंस उससे कम होगा तो दो ऑब्जेक्ट्स आपको टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के तौर पर नजर नहीं आएंगे. अब जैसे सेल है, सेल के अंदर देयर आर मेनी कंपोनेंट्स एंड यू नो द नेम्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, देयर आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड अदर. So that if the distance will be less than this resolving power, you cannot differentiate two different components of cells. And the maximum distance, the minimum actually distance at which two different points will be it will be shown as two different things, it is 250 nanometer. अगर distance इससे कम होगा तो आपको दो different components differently नजर नहीं आएंगे. So these are the two main important things that a microscope has, these two qualities through which we can examine the cell. अब ये तो वो माइक्रोस्कोप है जो it is very commonly available to different labs and very commonly used. अब जो साइंस है इसमें टू डिफरेंट और भी बड़ी ही जदीद किस्म के माइक्रोस्कोप्स इन्वेंट कर ली हैं और उसमें सेल को और भी ज्यादा उसका इनलार्ज इमेज देखा जा सकता है. एंड व्हाट आर दीज टू माइक्रोस्कोप्स? वन इज TEM, this is transmission electron microscope, and it shows an image about 1 million times greater to its original size. Okay, and the magnification that is attained is 1 million times more than the original size. The third one is SEM, this is scanning electron microscope. And this microscope it shows 3D image of a cell. तो माइक्रोस्कोपी में हमने तीन पॉइंट्स को हमने उसको स्टडी किया. Very commonly used is compound light microscope. The magnification that can be attained is 2000 times. The resolving power is 250 nanometer maximum. Second is the TEM, transmission electron microscope, and the third one is SEM, scanning electron microscope, which shows the 3D image of a cell. Okay. So these were the important points to remember. अब चलते हैं दूसरी टेक्निक की तरफ. So second very important and very commonly used technique in cell biology is staining. Okay, as the name shows that in staining, what we'll do, we will stain the cell. Cell की staining की जाएगी. What will it do? It gives the cell and its component a specific color. We use different kind of dyes, and by using these dyes, the cell is stained. The first time that we use to stain the cell
is called principal death. Principal death. And the second stain, उसको काउंटर इफेक्ट देने के लिए और एक कंट्रास्ट देने के लिए सेल्फी कंपोनेंट्स को जो सेकंड स्टेन इस्तेमाल होगा उसको हम कहेंगे काउंटर स्टेन. आप इसको स्टेन कहेंगे, नॉट दैट. ओके. So in staining procedure, two types of staining methods are used to color the cell and its organelles or its component. अब तक बहुत से स्टेन्स डिस्कवर हो चुके हैं, यूज हो रहे हैं टू स्टेन द न्यूक्लियाई, टू स्टेन द साइटोप्लाज्म, टू स्टेन द अदर कंपोनेंट ऑफ सेल्स. ओके. बहुत सी बुक्स में एक लिस्ट भी दी गई होती है. इफ यू वांट यू कैन रिमेंबर दैट लिस्ट आल्सो. ओके. नाउ द थर्ड टेक्निक which is also used to study the cell and its structure and its different components. It is centrifugation. Okay. Centrifugation is another very important technique जिसके जरिए आप सेल कंपोनेंट्स को स्टडी कर सकते हैं और उसको सेपरेट कर सकते हैं. ओके जी. It is also called fractionation. Okay. So, in centrifugation, a machine is used which is called centrifuge. By this machine, what we do? We take a tissue from an organism. It may be liver tissue, it can be kidney tissue. If it is a plant body, it will be a plant tissue. And what we do, we put it in a liquid medium. I show it for a diagram. समझे आपके पास एक ट्यूब है, ठीक है जी. उसमें आप एक टिश्यू ले लेते हैं. You place a tissue in it, and you then add a liquid medium in it. A liquid medium. You place a tissue and you add a liquid medium of a specific osmotic concentration. आप लोगों को पता होगा, आपने मोलैरिटी को पढ़ा होगा कि हर लिक्विड मीडियम की अपना उसकी अपनी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होती है. So we add a liquid medium in a tissue of any multicellular organism. And then what we do? सबसे पहले हम इसका इसकी होमोजेनाइजेशन होगी, ठीक है. और होमोजेनाइजेशन कैसे होगी? That we put it in a machine which basically dissolve, which will make a homogenized mixture of these two. आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप अगर एक मिल्क शेक बनाते हैं तो आप क्या करते हैं? आप अपने फेवरेट फ्रूट्स और मिल्क उसमें डालकर उसको शेक करते हैं एंड इट गिव यू एन होमोजेनाइज्ड मिक्सचर. ठीक है. तो इसी तरह इसकी होमोजेनाइजेशन होगी. होमोजेनाइजेशन and it will give you a homogenized mixture. अच्छा, और फिर आप क्या करेंगे? आप इस ट्यूब को you will put it in a centrifuge machine. ठीक है. यहां पर अब सेंट्रीफ्यूगेशन का काम आएगा. आप सेंट्रीफ्यूज में इसको रख देंगे. जब आप सेंट्रीफ्यूज में इसको रखेंगे, अब सेंट्रीफ्यूज क्या करेगा कि आप इस ट्यूब को बहुत हाई रिवोल्यूशन पे इसको रिवॉल्व करेगा. इट इज जस्ट लाइक द वॉशिंग मशीन. आप वॉशिंग मशीन में कपड़े डालते हैं, कितनी तेजी से इसको घुमाती है. स्पेशली ऑटोमेटिक जो वॉशिंग मशीन होती है, बहुत तेजी से कपड़ों को घुमाया जाता है. ठीक है. तो ये इस ट्यूब को बहुत तेजी से घुमाएगी और ये डिपेंड कि कितने रेवोल्यूशन पे आप इसको रखते हैं. इन द स्टार्ट टू रिसीव द बिगर
सेल कंपोनेंट्स, आपको थोड़े और कम रेवोल्यूशन पे इसको रखना होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी कीप इट एट अबाउट 800G फॉर अबाउट 10 मिनट्स। उसके बाद क्या होगा कि आपको एक पैलेट नीचे नजर आएगा, एक सेल का एक आप कह सकते हैं क्लम्प आपको नजर आएगा, उसको हम कहेंगे पैलेट। और उस पैलेट में क्या होगा, द बिगर एंड द डेंसियर, ठीक है, जिन ऑर्गेनल्स की, जिन कंपोनेंट्स की डेंसिटी ज्यादा होगी वो आपको नीचे कलेक्टेड फॉर्म में नजर आएंगे। तो सबसे जो हैवियर आपके पास सेल कंपोनेंट होता है, इट इज न्यूक्लियर। तो सबसे पहले न्यूक्लियर आपको नीचे कलेक्टेड फॉर्म में मिल जाएगा और इस न्यूक्लियर को आप फिर सेपरेट कर सकते हैं। और the other organelles and the components they will be in the supernatant, ऊपर की हिस्से में होगी, इसको आप सेपरेट कर सकते हैं। इसमें सेल डबलिंग भी आपको नजर आएगी। उसके बाद ये जो कंपोनेंट होगा, ये जो सुपरनेटेड होगा, इसको हम दूसरे ट्यूब में शिफ्ट कर देंगे और इस ट्यूब को अगेन सेंट्रीफ्यूज मशीन में हम रखेंगे और उसके रेवोल्यूशन रेट को हम बढ़ा देंगे। सपोज वी इंक्रीज इट टू अबाउट 20,000 G for about 15 minutes. What you will get? You will again get a pellet. आपको पैलेट मिलेगा और उसमें अब जो न्यूक्लियाई के बाद जो जिस कंपोनेंट की डेंसिटी ज्यादा होगी वो आपको नीचे कलेक्टेड फॉर्म में आएगा, मिल जाएगा, एंड इट विल बी मोस्टली माइटोकॉन्ड्रिया। अगर आप प्लांट टिश्यू ले रहे हैं तो उसमें आपको क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। ओके, एंड the other cell component will be in the supernatant. इसी तरह आप इसको दोबारा सेंट्रीफ्यूज मशीन में रखेंगे, दोबारा से रेवोल्यूशन रेट को बढ़ा देंगे, तो आपके पास other components they will be collected in the pellet. और इसी तरह बार बार जब आप सेंट्रीफ्यूज में सुपरनेट को रखते जाएंगे तो आपके पास सेल की कंपोनेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी आपको पैलेट में नीचे आपको मिल जाएंगे, जो कि बिल्कुल बॉटम में पैलेट फॉर्म में आपको मिलेंगे। सो इन दिस होल लेक्चर व्हाट we studied about cell, why it is called structural and functional unit of life. Then we studied what is cell biology, then how cell was discovered, and then we talked about 3 important techniques that are used in cell biology, which are microscopy, staining and centrifugation. इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम रिमेनिंग टेक्निक्स जो सेल बायोलॉजी में यूज होती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज। जुड़े रहिए फिकर साइंस अकेडमी के साथ।